तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक बार फिर वापस चलेंगे दुबई। सितंबर के महीने में 2 चक्कर दुबई के लग चुके थे और उसके बाद आ जाता है अक्टूबर का महीना, साल 1988। शारजा में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे, बहुत मशहूर हुए थे। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां उन दिनों में दाऊद इब्राहिम के कैबिन में, वो जो कूपा था उनका उनका स्टैंड में जो जगह लेते थे, वहाँ पे बैठ के लाइन से फिल्म इंडस्ट्री के आला कलाकार मैच देखा करते थे और साथ में दाऊद इब्राहिम शामिल हुआ करता था। उन्हीं दिनों शारजा में टूर्नामेंट चल रहा था। तो पहले की तरह मेरे परम मित्र रहमान खान ने कहा कि चलो इस बार मैच देख के आते हैं शारजा में। तो हम लोग 20 अक्टूबर को, सितंबर में दूसरे विजिट के बाद तीसरा चक्कर एक महीने के अंदर अंदर फिर लग जाता है दुबई का। तो हम लोग दुबई पहुंचे 20 अक्टूबर को। उस दिन हमने आराम किया। 21 अक्टूबर को मैच था। मैं कभी जिंदगी में लाइव क्रिकेट मैच नहीं देखा था। वो मेरा पहला और आखिरी मैच था जो मैंने स्टेडियम में बैठ के देखा। तो उसी तरह पहला की तरह रहमान खान अपने 5 स्टार होटल में और मैं अपने दिल्ली दरबार होटल में जा ठिकाना लिया। 21 तारीख को शारजा में मैच था। हमने कोई दाऊद इब्राहिम को इन्फॉर्म नहीं किया। रहमान ने किया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं। 20 तारीख को हम लोग कुछ काफ़ी देर से पहुंचे थे, शाम को आराम किया। रहमान ने अपने आप उस मैच की टिकट्स खरीदी, बहुत महंगी टिकट जो काफ़ी अच्छे एरिए में बैठने को मिलती थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम को नहीं कहा रहमान खान ने कि हमें अपने बॉक्स में बैठा लीजिए, हम आपके साथ बैठ के क्रिकेट मैच का लुत्फ लेना चाहेंगे। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, रहमान को वो हमेशा अपने बलबूते पे करता था। जो करता था एहसान लेना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोग 21 तारीख को दुबई से रहमान ने जो गाड़ी अरेंज की थी, उसके एक और दोस्त भी था, मैं नाम भूल गया अभी, वो दुबई का था, वो गाड़ी लेके शायद आया था। उनके साथ हम लोग शारजा जाते हैं। वहाँ पे पहली बार मैंने इतना क्राउड, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वहाँ पे मेला लगा हुआ। आते जाते कभी मुंबई में हम देखते थे जब वानखेड़े स्टेडियम में मैचेस होते थे, जब उसके पहले जब ब्रैबर्न स्टेडियम में होते थे चर्च गेट के ऑपोजिट, तो तब भी गाड़ियों की भरमार हुआ करती थी। मुंबई में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत हैरान होता था कि ऐसी बात क्या है कि ये लोग इतना दूर से आके 1-1 मील, 1.5 मील दूर गाड़ियां खड़ी करते और पैदल चल के जाते और मैच देखते हैं। उसी समय जो एस.के. वानखेड़े मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने चर्च के स्टेशन की बैक साइड में एक नया स्टेडियम बनवाने का फैसला किया। वो क्रिकेट एसोसिएशन के शायद प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन पार्किंग की समस्या वहाँ भी थी। स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना। आजकल बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी उसे वानखेड़े स्टेडियम पे है। खैर, लेकिन शारजा में माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। स्टेडियम के चारों तरफ खाली जगह, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग करके। तभी मुझे कोई चलने फिरने की समस्या भी नहीं थी। तो जहाँ भी कहीं हमने गाड़ी पार्किंग की तो मैच देखने चले गए।
हम स्टेडियम के एक हिस्से में जहाँ पे टिकट थी, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो हमने पूरा मैच देखा। शाम को हमारे एक मित्र थे कैप्टन रेमंड, वो इटली के रहने वाले थे और रहमान को पुराने जानते थे। उनका भी आगे जिक्र आएगा, इसलिए मैं आज पहले ही कर देता हूँ। तो मैच खत्म होने के बाद जब हम बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो कैप्टन रेमंड से मुलाकात हो गई। कैप्टन रेमंड की जो पत्नी थी वो गोवा की रहने वाली थी। वो समुद्री जहाज़ों के कैप्टन थे, पूरी दुनिया घूम चुके थे समुद्र के रास्ते से, बड़े एक्सपीरियंस जहाज़ों के कप्तान। तो ज़बरदस्ती हमें अपने शारजा में घर पे ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें आदरमान किया, खाने पीने का बंदोबस्त किया और ज़बरदस्ती हमें उनके घर में, जो उनकी गोवा की जो वाइफ थी, उनका मैं नाम भूल गया अभी, वो भी उनके साथ, एक बच्चा भी था उनका छोटा सा। तो लेडी की हाइट थोड़ी कम थी। ये कैप्टन रेमंड जो था ये बहुत हेल्दी था, लंबा चौड़ा। तो खैर वहाँ से काफ़ी रात को हम लेट फ्री हुए, वापस दुबई आए। मुझे होटल में छोड़ दिया गया और ये लोग अपनी गाड़ी लेके चले गए। मुझे मालूम था रहमान को लेट सोने की और लेट जगने की आदत थी। मेरी भी आदत कुछ इसी किस्म की है। सारी उम्र न्यूज़पेपर के ऑफिस में नाइट ड्यूटी करता था, तो आधी रात को घर जाना और सुबह लेट उठना, आज भी वही आदत है। खैर दुबई में माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है। एक नई जगह पे नींद भी बराबर आती नहीं, तो मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो के मैं चला गया दाऊद इब्राहिम के ऑफिस, पर्ल सेंटर। तो मैं पहले जाने के पहले फ़ोन कर लिया करता था अब्दुल्ला को कि दाऊद इब्राहिम ऑफिस में हैं, जब कितने बजे आने वाले हैं, पहले पूछ लेता था। बिना बताए मैं कभी किसी के ऑफिस में नहीं जाता था। वो बिना मतलब आप बाहर जाके बैठे रहो, लोग देखते हैं कौन है क्या नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। तो जो समय अब्दुल्ला ने मुझे बताया उस समय कि 10-15 मिनट के बाद मैं मार्केट से घूमता घूमता, विंडो शॉपिंग करने की एक आदत थी कि सब दुकानें थी होलसेल की, देखते देखते जाना, और कोई मेरे हिसाब से 8-10 मिनट लगते थे दिल्ली दरबार से पर्ल सेंटर जाने में। तो मैं ऑफिस में पहुंच गया। पहली बार मैंने दाऊद इब्राहिम को काम करते देखा। पहली मीटिंग में 3 घंटे उसने हमारे सामने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ हमसे बात की थी। दूसरी मीटिंग में घर पे थे, वो कोई काम नहीं। ये तीसरी दुबई में उनके ऑफिस में जो मुझे बैठना मिला, मैंने पहली बार देखा। जो मैंने पहले एपिसोड में एक शब्द इस्तेमाल किया था, कारपोरेट ऑफिस, वो मैंने उस दिन महसूस किया। मेरा ख्याल कोई ये बहुत बिजी डे था दाऊद इब्राहिम के लिए। उनका अकाउंटेंट कम फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो मर्जी कह लो उसको, आफ्ताब भट्ट की एक सोने का दान था उसका। बाद में पता चला बहुत दिनों के बाद कि वो पूरा जो हवाला का ऑपरेशन था दाऊद इब्राहिम का, वो आफ्ताब भट्ट की संभाला करता था। एक कमाल का आदमी था, हाइट थोड़ी सी कम थी लेकिन वेरी स्मार्ट, फुर्तीला, जिसको हम एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की भाषा में कहते हैं कैफिशिएंट लुकिंग पर्सन। तो वो एक चेकबुक लेके आया और कुछ वाउचर्स लेके आया। जब मैं दाऊद इब्राहिम के सामने उसी कुर्सी पे बैठा था जहाँ हमेशा बैठता था, तो पहली बार मैंने दाऊद को चेक साइन करते हुए देखा। अब मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि ये क्या चेक है, मुझे अपने सिग्नेचर दिखाओ, ये वो मेरा काम भी नहीं है, किसी के पर्सनल काम में दखल नहीं देना चाहिए।
मुझे बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, आपने कमेंट बॉक्स में पढ़ा होगा कि दाऊद किस किस्म के कपड़े पहनता था, क्या करता था। मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। उनका अपना स्टाइल है, हर आदमी का अपना जीने का तरीका होता है, और मैं कोई किसी के कपड़े देखने तो गया नहीं था। कौन सी कंपनी के हैं, लंदन से आए या पेरिस से आए या फिलिस्तीन से आए या न्यूयॉर्क से आए, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो होता है वो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। तो उसमें जब आफ्ताब भट्ट वो चेक बुक लेके और कुछ पेपर लेके आया, तो दाऊद इब्राहिम के उसके साथ सवाल जवाब हुए जिनका मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उनका बिजनेस। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दाऊद इब्राहिम दुबई में अपना मैक्सिमम काम जो है वो बाई चेक करता, पेमेंट बाई चेक की जाती थी। बड़े लंबे लंबे अमाउंट थे जो बात करते मुझे थोड़ा एहसास हुआ। कोई मतलब समझ लीजिए जैसे 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 10,000 का चेक, इस किस्म के। तो काफ़ी सारे चेक दाऊद ने साइन किए, और साथ में जो वाउचर लेके आया था वो उनके ऊपर भी सिग्नेचर किए। मुझे बहुत अजीब लगा कि हम मुंबई में बैठ के दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड का सरगना समझते हैं, जिनका काम ये स्कीम करना होता है कि आज किसको मारना है, किसको मरवाना है, किससे बदला लेना है, किससे पैसा मांगना है, किससे फिरौती मांगनी है। इस किस्म की बातें होनी चाहिए, लेकिन उस ऑफिस में तो ऐसी कोई बात होती नहीं थी। कभी भी मैंने ऐसी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो समय दाऊद इब्राहिम का ऑफिस में आने का समय था। कुछ मिनट के बाद मैं पहुंच गया था। तो जो ऑफिस के जरूरी काम होते हैं वो दाऊद वहाँ बैठ के कर रहा था। और उसके बाद उसने 2-4 सवाल भी पूछे कि वो जो एक पेमेंट आने वाली थी वो उसका क्या हुआ, उसको याद करवाओ भाई, अभी तक क्यों नहीं आया वो पैसा। और उसका जो देना था वो 1-2 दिन में उसको निपटा दो, ख़त्म करो जिसका देना है। तो मुझे लगा कि ये आदमी जिसके एक इशारे पे मुंबई में कुछ भी हो जाता है, ये आदमी कितनी बारीकी से अपने काम करता है। और तभी थोड़ी देर के बाद जब वो आफ्ताब भट्ट की चला गया, चाय वाय आ गई, जैसे रूटीन बन गया था चाय वाय पीने का, साथ में बिस्कुट और कई बार पकौड़े वकौड़े भी आ जाते थे। तो इस किस्म का। और साथ एक आदमी आया, लड़का, उनके ऑफिस का, पता नहीं क्या नाम होगा उसका, वो 4-5 न्यूज़पेपर दे गया। मैंने देखा सबके सब न्यूज़पेपर मराठी न्यूज़पेपर थे। दाऊद इब्राहिम उर्दू अखबार नहीं पढ़ता था, ना अंग्रेजी अखबार पढ़ता। तो मैंने मखौल से पूछा, मैंने कहा दाऊद भाई ये अखबार अभी पढ़ रहे हो आप? अभी तो 12:30 सवा 12 हो गए। बोलते जी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की जो मुंबई से फ्लाइट आती है सुबह की, उस फ्लाइट में ये न्यूज़पेपर आते हैं और मेरा आदमी इनको एयरपोर्ट से लेके आता है। मराठी मेरी मदर टंग है, मेरी मादरी ज़बान है। दाऊद इब्राहिम कोंकण का रहने वाला था, मराठी पढ़ता था। आपको बता दूं, इसी तरह वरदाराजन मुडलियार और हाजी मस्तान, ये दोनों तमिलियन अखबार पढ़ते थे, तमिल भाषा में। हाजी मस्तान के लिए भी न्यूज़पेपर रोज़ चेन्नई से, तब ये मद्रास कहते थे, वो भी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से मुंबई आते थे, और वहाँ से बंदोबस्त किया हुआ था हाजी मस्तान के पास वो तमिल भाषा में अखबार पढ़े जाने के लिए। और ये बहुत सालों तक उसका सिलसिला जारी रहा। उसके बाद वरदाराजन मुडलियार को लगा कि तमिलनाडु के लोगों को मद्रास से आने वाले अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है। तभी ये कोई इंटरनेट तो था नहीं, क्या आपने मोबाइल उठाया और
तमिल अखबार खोला और पढ़ लिया तो वरदाराजन मुडलियार ने साइन कोलीवाड़ा के पास वरदाराज नगर में एक मराठी न्यूज़पेपर चलाने की प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी, पूरा स्टाफ रखा था। उसका नाम था मराठिया मरासू। अब इसका तमिल में क्या मतलब है मुझे पता नहीं, मैं वो ऑफिस देखा हुआ है, मैं गया हूँ वहाँ पर, उसका एडिटर को भी मिला। तो तमिलनाडु की सारी खबरें इधर उधर से इकट्ठी करके वो लोग मुंबई में तमिल अखबार निकाल लेते थे, मराठिया मरासू, और उसको लोकल तमिल लोग पढ़ते थे। लेकिन हाजी मस्तान फिर भी मराठिया मरासू पढ़ने के साथ साथ तमिलनाडु से आए अखबार पढ़ने को तरजीह देता। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं दाऊद ने ये जो अखबार पढ़ने की और मुंबई से दुबई, तब इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जाया करती थी, एयर इंडिया की नहीं जाती थी शायद शुरू शुरू में, अब तो जाने लगी होगी पता नहीं। तो वो अखबार दाऊद ने मराठी के सारे पढ़े और जहाँ जहाँ उसको कहीं पढ़ते पढ़ते कुछ बात मुंबई की खबर आई जो, तो मेरे साथ ही बात कर लेते थे कि ये मुंबई का किस्सा है, मुझे कुछ पता होता था बता देते, नहीं तो मैं बोल देता था मुझे इसका इतना इल्म नहीं। और सबसे ज़्यादा दाऊद इब्राहिम पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा पढ़ता कि शरद पवार ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और उसके बाद बड़ी गंभीरता से स्टॉक एक्सचेंज की खबर पे निगाह जाती थी। आज स्टॉक एक्सचेंज कितना भाव ऊपर गया, कितना नीचे गया, मुझे इन बातों को ना तब समझ थी ना आज समझ है। कभी ये फील्ड का ना कवर किया, ना देखा, ना कोई इंटरेस्ट। तो मुझे 2-3 बार स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सवाल पूछे, तभी अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने कहा मुझे इन चीज़ों के कोई ज्ञान नहीं है, मैं इनके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकता। तो आप देखिए ये जो इस किस्म की छोटी छोटी बातें चलती है, उसमें से आदमी के इंटरेस्ट का, उसके करैक्टर का पता चलता। और इसी तरह दाऊद को मेरे इंटरेस्ट का, मेरे करैक्टर का पता चल गया कि ये आदमी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, इसका पॉलिटिक्स से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। और एक दो बार उसी दौरान 1 घंटे से ज़्यादा समय लगाया दाऊद ने वो सब अखबार पढ़ने में। उनमें नवशक्ति भी था, महाराष्ट्र टाइम्स भी था, उसमें नवाकाल भी था, उसमें और जो मराठी के अखबार निकलते थे वो भी थे। लेकिन उस आदमी ने पूरे इंटरेस्ट से वो अखबार पढ़े, साथ में अपनी सिगरेट और चाय उसकी चलती रहती थी लगातार। इन बिटवीन फ़ोन भी आते थे, वो भी सुने। एक बात जो मैंने नोट की, दाऊद फ़ोन पे कोई भी लंबी बात नहीं करता था, गिने चुने शब्दों में जवाब दे के जी हाँ शुक्रिया, कैसे हो, देखेंगे, मैं आपको बाद में फ़ोन करता, इस किस्म की बात। लंबी बात मैंने नहीं सुनी उस मीटिंग में। और उसके बाद एक बात और जो ख़ास मैंने नोट की और मैंने सीखी भी, जब दाऊद ने किसी को फ़ोन करना होता था, वो अपने जो टेलीफोन ऑपरेटर था अब्दुल्ला, उसको ये नहीं कहता था कि आप फलां आदमी से नंबर मिलाइए। पता नहीं उनकी क्या कोड वर्ड थी। दाऊद खाली जो टेलीफोन नंबर के जो आखिरी 4-5 नंबर होते हैं वो बोल देता था, 19472 मिला के दे, इस किस्म का कुछ। तो ऐसे बहुत सारे नंबर, कोई उसके पास टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं, कोई पेन कागज़ नहीं जिससे मैसेज लिख के रखा हो या कुछ हो। बहुत लोगों के टेलीफोन नंबर दाऊद इब्राहिम को ज़ुबानी याद थे, और मैंने भी ये आदत डाल के रखी कि अगर कहीं आपके पास आपकी टेलीफोन डायरी जेब में नहीं है और आपको किसी आदमी से, इम्पोर्टेंट आदमी से बात करनी है, तो आप कैसे करोगे।
तो ये बात मैंने सीखी और मुझे भी उस जमाने में सैकड़ों टेलीफोन नंबर याद थे, आज भी हैं। और उसके साथ दाऊद से एक बात मैंने और सीखी, कंटैक्ट्स को कैसे कंटैक्ट करना। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा फलां इंस्पेक्टर को जानते हो, उसको जानते हो, पुलिस स्टेशन में कहीं बात करनी हो तो कैसे उनको कांटेक्ट करते हो आप। उसने कहा कि भाई साहब, जब एक कंट्रोल रूम आपके पास है तो आपको सबके नंबर लेके रखने की ज़रूरत क्या है। मुंबई के कंट्रोल रूम में फ़ोन करो, उसको पूछो फलां ऑफिसर का नंबर क्या है, वो देगा। नहीं तो तभी मुंबई पुलिस का एक एक्सचेंज भी हुआ करता था, 1855 उसका नंबर हुआ करता था, 261855। तो उस पर करो 1885 जैसा कुछ, उसमें फ़ोन करो, उसको बोलो मुझे फलां पुलिस स्टेशन में बात करनी है, तो आपको वो पुलिस एक्सचेंज से लाइन आगे मिल जाती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपना दिमाग ख़राब करूँ सबके नंबर याद रखने के लिए। नहीं तो जो ऑफिसर जानता है उसको फ़ोन कर दो कि यार मुझे देख के फलां आदमी का नंबर ढूंढ के रखो, मैं 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, तो कर लो, इसमें चिंता की क्या बात है। वो बात मैंने सारी उम्र पल्ले बांध के रखी। बजाय आप पूरे मुंबई के, उस समय में 33-34 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, सबके नंबर डायरी में लिखते फिरो, ढूंढते फिरो, एक्सचेंज में फ़ोन करो तो आपको सब नंबर मिल जाते हैं, आगे लाइन भी आपको मिला देते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि आप मुंबई के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किसी से बात करनी है, जिस पे STD कॉल लगती थी, वो भी आपको स्टेट कंट्रोल करवा के देता है। ये बात भी मैंने दाऊद से सीखी। वहीं बैठे उसने कहीं कहीं अकोला, सतारा किसी पुलिस वाले से बात करनी थी, तो स्टेट कंट्रोल में फ़ोन किया, उन्होंने आगे नंबर मिला के दे दिया। तो ये कुछ बातें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं और सीखनी पड़ती हैं। आपका समय भी बचता है, आपका एफर्ट भी बचता है और परेशानी भी नहीं होती। तो ये ऐसा ऐसा आगे वाले एपिसोड में और क्या क्या मैंने नोटिस किया, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, ये सब बातें आपसे साझी करेंगे। और ये लंबी चौड़ी मीटिंग चली 2-2:30 बजे के। मैंने कभी दाऊद इब्राहिम को ऑफिस में लंच करते नहीं देखा, कुछ खास कभी मौका हो तो होगा, वरना मुझे ऐसा लगता है कि या तो को ऑफिस लेट आता था तो घर से हैवी ब्रेकफास्ट करके आता होगा और रात को फिर घर जाके खा लेता होगा, लेकिन ऑफिस में कोई एमरजेंसी हो तो शायद खाता होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, 50-60 मीटिंग्स हुई हैं उस ऑफिस में, कभी दोपहर का खाना खाते हुए मैंने नहीं देखा। ये दाऊद इब्राहिम के बारे में किस्से कहानियाँ चलते रहेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व किया। और इस मीटिंग में एक और बड़ी बात आखिरी जाते जाते कर दूं कि अचानक मुझे कुछ पता नहीं, कुछ दिमाग में आया, तो मैंने कहा एक कमल चड्ढा नाम के व्यक्ति हैं जो मुंबई में रहा करते थे, आजकल शारजा में कहीं रहते हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, उनको बहुत सालों से मिला नहीं। शशि चड्ढा, रवि चड्ढा, ये बहुत बड़े एक ज़माने में स्नेक स्किन स्मगलर हुआ करते थे। बीटी स्टेशन के पास इनका एक ड्रीमलैंड होटल भी हुआ करता था। कस्टम के एक केस में, DRI का केस था, कस्टम था, उसमें स्नेक स्किन स्मगलिंग के चक्कर में कमल चड्ढा मुंबई छोड़ के शारजा में सेटल हो गया। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था कि वो डांगरी बनाने की फैक्ट्री चलाता है, वो जो वर्कर पैंट कमीज एक साथ होती है, वो डंगरी जिसको बोलते हैं, वो बनाने की फैक्ट्री है। तो मैंने दाऊद को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अगर हो आपको कोई पता हो कहाँ पे है तो मुझे उनसे मुलाकात करनी है। तो दाऊद ने कहा कि आप कल मुझे इतने बजे फ़ोन कर लीजिए, तो कल बुला लेते हैं, आपकी मुलाकात करेंगे।
मैं हैरान रह गया कि ये आदमी सबको जानता है। मेरे लिए कमल चड्ढा को अपने ऑफिस में बुलाया गया, जो कमल चड्ढा बहुत बड़ा आदमी था। हाजी मस्तान और इन लोगों की जब कस्टम में, डीआरआई में हियरिंग होती थी, केस चलते थे, इनका वकील साथ में नहीं जाता था, कमल चड्ढा जाता था। इतनी उसको कस्टम एक्ट की नॉलेज थी, कानून की नॉलेज थी। वो किस्सा खैर मैंने एक बनाया भी था, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद कमल चड्ढा से मेरी मुलाकात दाऊद के ऑफिस में कैसे होती है, वो किस्सा कल सुनाएंगे। और बातें बहुत जो मैंने नोटिस की, ये 2 दिन लगातार मैंने आधा आधा दिन दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में बिताया। आगे की कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।